कब तक ऐसे ही जीवन चलेगा हमारा? खेतों में मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन फसल हर साल खराब हो ही जाती है। खाने के भी लाले पड़ जाते हैं चंदन के पापा। क्या ही करे रेणुका, ऊपर वाले ने यही लिखा है हमारी किस्मत में। बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है और कभी कभी कीट लग जाते हैं। अब महाजन मोहन का कर्ज भी चुकाना है। दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अजी मुझे तो बस चंदन की चिंता है। वो अब बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई भी छूट गई। गांव में तो कोई उम्मीद अब दिखती ही नहीं। अब हमें उसे शहर भेजने का सोचना चाहिए। रेणुका की बात सुनकर रामू बहुत उदास हो जाता है और परेशान भी। वो परेशानी में आकर रेणुका से कहता है, रेणुका सोचता तो बहुत हूँ मैं, पर पैसे कहाँ से लाऊं? मोहन के कर्ज से तो छुटकारा मिल ही नहीं रहा, ऊपर से मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही है। इतना कहकर रामू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रामू एक पेड़ के नीचे बहुत परेशान बैठा था और वो सोच रहा था कि पैसों का इंतजाम वो कैसे कर पाएगा। तभी उसका दोस्त श्याम वहाँ पर आता है और कहता है, अरे रामू, यहाँ अकेला पेड़ के नीचे क्या बैठा है तू? चल थोड़ा चौपाल पर चलते हैं, सरपंच भी वहाँ आने वाला है। सुना है कि सरकार ने कोई नई योजना शुरू की है, शायद कुछ मदद मिल जाए। क्या फायदा श्याम, हर बार यही सुनते हैं कि योजना आई है, लेकिन वो मदद पहुंचती ही कहाँ है हम गरीबों तक। सारे पैसे तो सरपंच और महाजन मोहन ही खा जाते हैं। रामू, फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है भाई, चल कम से कम सुन तो ले कि वो सरपंच क्या कहता है। रामू और श्याम चौपाल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर गांव के बाकी सदस्य भी मौजूद थे। सुनो भाइयों और बहनों, सरकार ने इस बार हमारे गांव के लिए नई योजना निकाली है। अब हमारे गांव के हर किसान को 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी में सुधार कर सके। ये योजना सुनते ही गांव वालों के बीच में खुसुर फुसुर होने लगती है। तभी रामू श्याम से कहता है, श्याम, ये सरपंच हमेशा ऐसा ही कहता है, पर पैसे सिर्फ अपने खास लोगों को ही बांटता है। ये हम जैसे गरीब किसान तो बस देखते ही रह जाते हैं। सच कहा भाई, लेकिन इस बार मैं सरपंच से खुलकर बात करूंगा इस बारे में। कुछ देर बाद रामू और श्याम सरपंच की हवेली पर उससे बात करने के लिए जाते हैं। तभी वहां जाकर श्याम कहता है, सरपंच जी, इस योजना का फायदा हम गरीब किसानों को भी मिलेगा ना? रामू जैसे लोग दिन रात मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी उनकी हालत खराब है सरपंच जी। तभी सरपंच झूठी मुस्कान देते हुए श्याम से कहता है, अरे श्याम, कैसी बात कर रहे हो? तुम तो इस गांव के खास सदस्य हो, सबको फायदा मिलेगा, लेकिन पहले कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ेगी सबको। और हाँ, कुछ खर्चा भी लगेगा, समझ रहे हो ना श्याम? पर सरपंच जी, खर्चा कैसा? हम तो पहले ही कर्ज में डूबे हैं सरपंच जी। देखो रामू, सरकारी काम ऐसे ही चलते हैं। अगर तुम्हें योजना का फायदा चाहिए तो कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना। इतना सुनकर श्याम और रामू चुपचाप वहाँ से लौट जाते हैं। श्याम और रामू घर लौट आते हैं। रामू का चेहरा उदासी से भरा था। क्या हुआ जी, कोई मदद नहीं मिली क्या आपको? रेणुका, वही पुरानी कहानी। सरपंच ने कहा कि योजना तो आई है, लेकिन इसके लिए पैसे देने होंगे। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करेंगे हम? देख भाई रामू, एक तरीका है, मोहन से और कर्ज ले लो, हो सकता है योजना से कुछ फायदा मिल जाए और बाद में हम उसे चुका देंगे। नहीं नहीं, अब हम और कर्ज नहीं ले सकते। मोहन से लिए कर्ज की वजह से ही तो आज ऐसी हालत है हमारी। अब हमारे में और हिम्मत नहीं कि और कर्ज ले सके। रेणुका, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चंदन भी कह रहा था कि वो शहर जाकर कुछ काम करना चाहता है। अगर हम उसे पैसे नहीं दे पाए तो उसका भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। रेणुका रामू की बात सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि रामू बिल्कुल सही कह रहा है। रामू और श्याम महाजन मोहन के घर जाते हैं। अरे रामू, आज फिर से पैसे मांगने आए हो?
पिछला कर्ज तो चुकाया नहीं, अब क्या चाहिए तुम्हें? मोहन भाई, हमें कुछ और पैसे उधार चाहिए। सरकार की नई योजना से शायद कुछ फायदा मिल जाए, फिर आपका कर्ज मैं जरूर चुका दूंगा। तुम गरीब लोग कभी नहीं सुधरोगे। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन ब्याज इस बार और बढ़ा दूंगा, 10% के हिसाब से। ये सुनकर तो रामू सोच में ही पड़ जाता है। वो सोचता है कि इतना ज्यादा ब्याज वो कैसे चुका पाएगा, लेकिन वो चंदन के बारे में सोचकर मोहन को हाँ कर देता है और मोहन से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रामू घर लौटता है। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। रेणुका उसे देखती है और कहती है, क्या हुआ जी, मिल गए पैसे आपको? हाँ रेणुका, पर ब्याज फिर से बढ़ा दिया है। अब तो भगवान ही जानता है कि हम ये सब कैसे चुका पाएंगे। अजी आप परेशान मत होइए, अब बस उम्मीद है कि चंदन शहर में कुछ कर ले, यही हमारी आखिरी आस है। तभी चंदन अपने माता पिता के पास आता है और कहता है, बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाकर कोई काम करूँगा। यहाँ गांव में कुछ भी नहीं होने वाला, ना यहाँ कुछ बचा। हाँ चंदन बेटा, तुम्हारा सही कहना है, बस तुम ही मेरी आखिरी आस हो। जा बेटा, खूब मेहनत करो और तरक्की करो। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर गर्मी के कारण सूखा पड़ा हुआ था। रामू के खेतों में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अजी अब क्या होगा, फसल तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मोहन का कर्ज कैसे चुका पाएंगे अब हम? मुझे नहीं पता रेणुका, लगता है कि अब गांव में कुछ भी नहीं बचा। भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी बीच सावित्री आंटी आती है, जो गांव की बुजुर्ग महिला है। बेटा, सुना है कि तुम पर बहुत संकट आ गया है, पर याद रखना, जीवन में कोई भी मुसीबत हमेशा के लिए नहीं रहती, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हिम्मत मत हारो बेटा। पर अब कौन सी उम्मीद बाकी है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। बेटा, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। चंदन शहर में है, वो कुछ जरूर करेगा और भगवान पर भरोसा रखो। कभी कभी कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती है बेटा। कई महीनों के बाद चंदन गांव लौटता है। उसके पास अब एक अच्छी नौकरी थी। वो अपने माता पिता के लिए पैसे और खुशियों की सौगात लेकर आया था। बाबा, अब चिंता मत करो, मैं अब इतना कमा रहा हूँ कि मोहन का सारा कर्ज चुका सकते हैं और हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। बेटा, तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ चंदन बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और हमारा भविष्य भी अब सुधर जाएगा। अगले ही दिन रामू मोहन का कर्ज चुका देता है और अब उनके खेतों में फिर से फसल लहराने लगती है। चंदन की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। देखा रामू बेटा, मैंने कहा था ना कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। अब तुम्हारा परिवार फिर से मुस्कुरा रहा है। हाँ, आपकी बात सच निकली, भगवान की मर्जी से सब कुछ ठीक हो गया। अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे।